Hello, welcome back to my channel स्टडी विथ लाजनिशा। मेरे इस चैनल में बच्चों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मेरा ये वीडियो है इसमें मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से बचे हुए जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को क्लियर करने वाली हूँ, जिसमें जो मेन पार्ट हैं वो रहेंगे ट्रेड के बारे में। हालांकि मैंने आपको आंतरिक व्यापार के बारे में बताया है लास्ट वीडियो में, पहले के कुछ वीडियो में। आज मैं आपको बाह्य व्यापार के बारे में बताने वाली हूँ कि हड़प्पा और किन किन बाह्य देशों के साथ, यानी कि उनका इंटरनेशनल ट्रेड जो था वो किस किस देशों के साथ चलता था, किन किन देशों के साथ चलता था और किन किन चीज़ों का ट्रेड चलता था। इसके बाद मैं आपको इसके रिलीजन के बारे में बताऊंगी कि वहाँ पे कौन सा धर्म चलता था, धार्मिक जीवन उनका कैसा था, उनके गॉड्स या उनके जो भगवान थे वो कौन थे, कौन से भगवान को वो मानते थे। लास्ट हमारा होगा कि डिक्लाइन कैसे हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि इसका पतन कैसे हो गया। इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतने सालों तक रही, लेकिन अचानक से ये कैसे इसका पतन हो गया। तो आइए हम शुरू करते हैं ट्रेड से, यानी कि व्यापार। जो हड़प्पा सभ्यता में व्यापार होता था, आंतरिक व्यापार के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई जाती थी। जो वहाँ पे बनाई जाने वाली मेन चीज़ थी वो सूती वस्त्र था, यानी कि हड़प्पा में मेनली कॉटन का उपज सबसे ज़्यादा होता था। अभी भी आप उस क्षेत्र को देखिए, या उसी के कॉटन के नाम से ही उस क्षेत्र को, उसको सिंडस कहा जाता था, और सिंडस असल में कॉटन को कहा जाता था। मेसोपोटामियाई या बाहरी के लोग सिंडस कॉटन को कहते थे, और शायद इसी सिंडस के नाम से फिर सिंधु या इंडस ये सभ्यता का नाम पड़ा था, ऐसा माना जाता है। तो पहले मैं आपको ट्रेड से रिलेटेड कुछ चीज़ों को दिखाना चाहती हूँ स्लाइड्स में, जिससे कि आपको पता चलेगा कि वहाँ किन किन चीज़ों का ट्रेड होता था। ये मैप है, ये आपको बताएगा कि हड़प्पा का बाह्य व्यापार किन किन देशों के साथ चलता था। ये आप देखिए, ये इंडिया है और ये जो इसका ये साइड है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन को बता रहा है। यहाँ पे ट्रेड्स दिखाया जा रहा है कि किन किन, या अफ़गानिस्तान के शोरतुगुई में भी इनकी बस्तियाँ बसाई गई थी। ओमान है, दिलमुन है, दिलमुन यानी कि अभी का बहरीन, ये ओमान है। नेक्स्ट कुछ और मैं आपको क्लियर होगा, ये देखिए, ये इंडस वैलीज़ के साइट्स हैं, ये अरेबिया, पर्सिया, इन सब ये जो है इससे इनका समुद्री मार्ग के जरिए इनका व्यापार होता है। इस तरीके से इनका व्यापार फैला हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है मेलुहा, यानी कि मेलुहा हड़प्पन सिविलाइजेशन को कहा जाता था। मैं आगे आपको और बताऊंगी इसके डिटेल में कि मेसोपोटामिया के कुछ लेखों में हड़प्पा को मेलुहा के नाम से जाना गया है। ये इनका ट्रेड जो चलता था वो है। यहाँ पे मेन बताया गया है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सुमेर, बेबीलोन, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इन सारे जगहों से व्यापार हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट्स का होता था। आप देख सकते हैं कि सी रूट के जरिए ही यहाँ पे व्यापार संभव था। बहुत सारे ऐसी मुहरें मिली हैं जिसमें कि नाव का चित्र बनाया गया है। जैसे आप ये देखिए, ये एक सील है, इसमें आप देख पाएंगे यहाँ पे एक नाव का चित्र बना हुआ है, जिससे पता चलता है कि वो लोग नाव से व्यापार किया करते थे, यानी कि नाव के जरिए समुद्री रास्ते को तय करके दूसरे जगहों में जाते थे। एक और सील देखिए, आपको इसमें ठीक से पता चलेगा, ये नाव का है। ये मोहरें जो हड़प्पाई मोहरें हैं, ये मेसोपोटामिया के साइड से भी पाई गई हैं, ओमान के साइड से भी पाई गई हैं। तो इससे पता चलता है कि उनका आपस में व्यापार चलता था।
अब किन किन चीज़ों का व्यापार चलता था, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि यहाँ पे सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उद्योग था हड़प्पा में। सूती वस्त्र का जो अवशेष है वो तो मिलना बहुत मुश्किल है इतने सालों के बाद, फिर भी कहीं कहीं से कुछ छोटे टुकड़े पाए गए हैं, लेकिन इसके लिए हम इनडायरेक्ट सोर्स का यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये पुरोहित राजा का चित्र है जो कि हड़प्पाई साइट से मिला है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि इन्होंने एक शॉल को ओढ़ा हुआ है। ये शॉल बताता है कि ये हड़प्पा सभ्यता के लोग इस तरह के वस्त्र को बनाते थे और इन वस्त्रों का वो व्यापार भी करते थे। दूसरे, ये आप देख सकते हैं, ये पैटर्न है जो अभी ब्लॉक्स बनते हैं। ब्लॉक्स कैसे हम करते हैं, कपड़े को बनाने के बाद ब्लॉक से उसमें छपाई की जाती है। ये वैसे ब्लॉक्स, ये पैटर्न हड़प्पा सभ्यता के समय से ही चली आ रही है। अभी भी आप कहीं कहीं पे देखेंगे जयपुरी प्रिंट वगैरह या बहुत सारे प्रिंट्स हैं, उसमें इस तरह के ब्लॉक्स का प्रयोग किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये मेनली हड़प्पा सभ्यता के लोग इस तरह के ब्लॉक्स बनाया करते थे और कपड़ों को इस तरह से वो ब्लॉक्स के जरिए कलर करते थे, यानी कि उसमें चित्र पैटर्न बनाते थे। आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न उस समय से लेकर के आज तक चला आ रहा है। ये आप देखेंगे, इसको अभी पेंटिंग्स की दुनिया में जो पेंटर्स हैं वो बहुत शौक से इन चित्रों को बनाते हैं, इन पैटर्न्स को बनाते हैं, और ये पैटर्न उस टाइम से चला आ रहा है। अभी वर्ली आर्ट के नाम से इस तरह के पेंटिंग्स फेमस हैं। ये देखिए, ये ब्लॉक्स जो कपड़ों में छपाई के लिए यूज़ किया जाता था, ये मेनली हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने इसका आविष्कार किया था या इसको बनाया था, इस तरह के पैटर्न का, जो अभी तक चला आ रहा है। अब क्या क्या चीज़ों का व्यापार करते थे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मनका के उद्योग के लिए हड़प्पा सभ्यता फेमस था। मनका यानी कि बीड्स, मोती। मेनली जो मोतियाँ या मेनली जो मनके होते थे वो गोमेद पत्थर के होते थे मेनली, लेकिन और भी कई कीमती पत्थर, यहाँ तक कि सेल खड़ी की जो मिट्टी होती है उसके भी मनके बनाए जाते थे और उसको भी ट्रेड किया जाता था बाहर के देशों में। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। ये इस तरह के मनके होते थे, इसकी बहुत सारी ज्वेलरी भी देखिए, इस पैटर्न की ज्वेलरी तैयार की जाती थी और जिसको कि बाहर के कंट्रीज़ में भेजा जाता था। आंतरिक व्यापार भी होता था, यानी कि हड़प्पा के दूसरे साइट्स में भी इसका ट्रेड किया जाता था, लेकिन दूसरे देशों में भी इनको भेजा जाता था। मैंने ये देखिए, इस तरह के ज्वेलरी होते थे जिनको कि वहाँ भेजा जाता था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे बहुत बहुमूल्य पत्थर वगैरह हुआ करते थे, जैसे कि लाजवर्द मणि जिसको कहा जाता है, लैपिस लजुली जिसको कहा जाता है, या कार्नीलियन पत्थर जो बहुत ही कीमती पत्थर लाल रंग का होता है, लाजवर्द नीले रंग का बहुत कीमती पत्थर होता है। इन सारे पत्थरों को बाहर ले जाया जाता था, बाहर के देशों में, यानी कि मेसोपोटामिया, मिस्र, सुमेर, बेबीलोनिया, ओमान, दिलमुन जो मैंने आपको बताया, इन सभी जगहों में इन पत्थरों का बहुत ज़्यादा डिमांड था। ये ज्वेलरी हैं जो हड़प्पन साइट्स में बनाए जाते थे। ये कांसा की नर्तकी की मूर्ति पाई गई है हड़प्पन साइट में। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से उस समय के लोग कांसे से मूर्ति को बनाते थे। तांबे और टिन को मिला करके कांसा की धातु को बनाना वो सीख चुके थे और इस तरह की मूर्तियां बनाते थे और इन मूर्तियों का भी वो ट्रेड करते थे। ये खिलौने बनाए गए हैं, ये खिलौना दिखाया गया है। खिलौना में आपको क्या दिख रहा है, ये एक नाव का है और इसमें कुछ लोग बैठे हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि हम उन्हीं चीज़ों को बना पाते हैं जिसको कि हम देखते हैं, यानी कि वो लोग इस तरीके से व्यापार करने के लिए बाहर के देशों में जाते होंगे। इसका एक पैटर्न उन्होंने मिट्टी के नाव के रूप में बनाया था। इस तरह के छोटे छोटे खिलौने बनाए जाते थे। इसमें आप देख सकते हैं बैलगाड़ी बनाया गया है और बहुत सारे टूटे हुए खिलौने दिख रहे हैं। ये बैलगाड़ी से आंतरिक व्यापार किया जाता था थल मार्ग से, यानी कि रोड से, रोडवेज वगैरह में ये बैलगाड़ी का यूज़ किया जाता था, लेकिन समुद्री रास्ते के लिए वो लोग नाव का यूज़ करते थे। ये आप देख सकते हैं खिलौना बनाया गया है। पता है बच्चों ये क्या है, आप सोच के देखिए ये क्या है। ये पिंजरा है और एक ये पक्षी है। पिंजरे के अंदर एक पक्षी को दिखाया गया है। इस तरह के आर्ट वो बनाया करते थे। ये पॉट्स,
हड़प्पा सभ्यता के जो पॉट्स हैं वो लाल और काले रंग की मिट्टी से बनाए जाते थे। मेनली लाल रंग की मिट्टी से पॉट्स बनाए जाते थे और उनको पका करके उसमें काले रंग से अलग अलग आकृतियाँ बना दी जाती थी। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हड़प्पन साइट्स के पॉट्स हैं। लेकिन इन पॉट्स का सबसे बड़ा एक खूबी अगर हम कहें तो ये है कि इसका ये नीचे का साइड बहुत नैरो हो जाता था, यानी कि इसकी जो सतह है वो बहुत ही पतली सी होती थी। आप देख सकते हैं ये सारे पॉट्स हैं हड़प्पन साइट से मिले। ये इस तरह के पॉट्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कारीगरी की गई है। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा डिमांड बाहर के देशों में भी था। आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाहरी व्यापार में भी ये चीज़ें यूज़ की जाती थी। ये पॉट देखिए, ये कितना बड़ा पॉट है, लेकिन इसका नीचे का पार्ट देखिए कितना नैरो है। ये पार्ट स्पेशली ओमान से पाया गया है। ओमान, जिसको कि मगान कहा जाता था, मेसोपोटामियाई लेख अगर में देखा जाए तो वहाँ पे ओमान को मगान के नाम से शायद प्रयुक्त किया जाता था। हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि मगान ओमान के लिए लिखा गया है, बताया गया है। ये ओमान से हड़प्पाई ये पॉट मिला है। इस तरीके के कई सारे पॉट्स मिले हैं। ये पॉट्स की खूबी खासियत ये थी कि इसके ऊपर एक काले रंग की मिट्टी का मोटा परत चढ़ाया हुआ होता था। ये काले रंग की मिट्टी का मोटा परत चढ़ाने का मतलब ये होता था कि अगर इसमें कुछ लिक्विड्स डाल दिए जाएं तो उस मोटे परत की वजह से वो लीकेज बंद हो जाता था, रिसाव नहीं होता था। शायद हड़प्पाई लोग इस बर्तन में, इस मर्तबान में कुछ लिक्विड चीज़ लेके जाते थे ओमान में और वहाँ से शायद वो निकल लाते थे। निकल यानी कि जो कांसा वो लोग बनाते थे उसमें निकल पाया गया है और ये वही निकल है जो ओमान में मिलता था। तो जब हम मेसोपोटामियाई लेखों को देखते हैं तो वहाँ पे मंदिरों में सारे डिटेल्स लिखे रहते थे कि कहाँ से किस चीज़ का व्यापार हो रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, यानी किस चीज़ का एक्सपोर्ट किया जा रहा है, किस चीज़ का इंपोर्ट किया जा रहा है, सारा डिटेल्स लिखा रहता था। और उसी में देखा गया है कि मगान यानी कि ओमान से वो लोग निकल मंगवाते थे और यही निकल की प्राप्ति के लिए सिंधु सभ्यता के लोग इस मर्तबान में, ऐसे मर्तबान में कुछ लिक्विड चीज़ ले जाते होंगे, उसके बदले में वो निकल लाते होंगे। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि वहाँ पे जो व्यापार की प्रणाली थी वो वस्तु विनिमय प्रणाली ज़्यादा हुआ करती थी। आंतरिक व्यापार में और बाह्य व्यापार में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु को लेना या देना। उस समय कोई करेंसी तो थी नहीं, या मुहरे जो ये होते हैं मेटल्स के सिक्के होते हैं उसका भी प्रचलन नहीं था उस समय। कुछ मुहरे थी, मुहरे भी हर जगह पाई गई हैं और मेनली वहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली प्रयोग में आती थी। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं उनके आर्ट एंड क्राफ्ट जिनका वो व्यापार करते थे बाहर के देशों में। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि दिलमुन जो कि अभी आधुनिक बहरीन है, मगान जो आधुनिक ओमान है, और मेलुहा जो कि सिंधु सभ्यता है, इन चीज़ों को हम कहाँ देखते हैं? मैंने पहले भी बताया है कि मेसोपोटामिया का जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ा जा सका है। वहाँ के जो लेख हैं, काफ़ी बड़े बड़े लेख पाए गए हैं, उसमें हर चीज़ को विस्तृत तरीके से बताया गया है। उसी में ये इन जगहों का नाम बताया गया। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मेलुहा सिंधु सभ्यता के लिए प्रयोग किया जाता होगा, क्योंकि उनके एक लेख में लिखा है कि मेलुहा जो कि नाविकों का देश था और यहाँ बहुत सारे ऐसे वहाँ मुहरें पाई गई हैं, हड़प्पाई मुहर, जिसमें नाव का चित्र अंकित है। तो हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वो लोग मेलुहा यानी कि सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। और इसे डिटेल से बताने के लिए मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। दिलमुन यानी कि बहरीन में दिलमुन और हड़प्पाई बाट बिल्कुल एक जैसे थे, उनके मानदंड एक जैसे थे। हड़प्पाई बाट की भी ऊपरी मानदंड डेसिमल सिस्टम पे आधारित थी और निचला मानदंड बाइनरी सिस्टम पे।
सेम वैसे ही दिलमुन के भी बाट का सिस्टम यही था। इस तरह से बच्चों हमने देखा कि कैसे ट्रेड के जरिए व्यापार के जरिए ये सारे कंट्रीज़ उस टाइम भी एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जुड़े हुए थे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रिलीजन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में किस धर्म को माना जाता था। पहले भी मैंने आप लोगों को बहुत सारे यहाँ के चीज़ों के बारे में बताया, जैसे कि शवाधान को भी देख करके पता चलता है कि वहाँ पता लगाया जा सकता है कि वहाँ के लोग किस धर्म को मानते होंगे। लेकिन हम एकदम से ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ के लोग हिंदू थे या मुस्लिम थे या किसी और धर्म के थे। वहाँ के जो मूर्तियाँ निकली हुई हैं जो कि और लोगों से अलग है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यहीं पे हम बहुत सारी औरतों का चित्र बनाते हैं या मूर्ति बनाते हैं, सब एक जैसे होते हैं, ड्रेसेस अलग होते हैं उनके, लेकिन जब हम अपनी देवी देवताओं को देखते हैं तो वहाँ उनका चित्र बिल्कुल अलग होता है। उनके अलंकृत, उनका जो जेवर वगैरह होता है या उनके 4 हाथ बने हुए हैं या उस तरीके से, तो वो पहचान है कि ये और आम आदमी से बिल्कुल अलग है। उसी तरीके से हड़प्पाई साइट्स में भी कुछ ऐसे मूर्तियाँ निकली हैं जो आम आदमियों के मूर्तियों या चित्रों से बिल्कुल अलग हैं। तो उन्हें हमने ये माना है कि शायद उनके ये गॉड या गॉडेस रहे होंगे, शायद इन्हीं को वो मानते होंगे। ये बात तो तय है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति के पुजारी थे, प्रकृति का वो पूजा करते थे। स्वास्तिक के चिन्ह कई सारे मिले हैं, कई जगहों पे मिले हैं। स्वास्तिक का चिन्ह जो कि सूर्य का प्रतीक है, यानी कि वो सूर्य की पूजा भी करते थे, पेड़ पौधों की भी पूजा करते थे, साथ ही साथ वो बहुत सारे जानवरों जैसे एक श्रृंगी और वृषभ की भी पूजा करते थे। मैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपको दिखाना चाहती हूँ कि उनके गॉड्स कैसे थे। हम लोगों ने माना है, अंदाज़ा लगाया है कि शायद ये उनके गॉड थे, उनके भगवान थे जिनकी वो पूजा करते थे। ये मदर गॉडेस है, यानी मातृ देवी। आप आम औरत से इनको अलग देखेंगे, क्योंकि देखिए सिर में भी इनका कुछ एक अलंकृत किया हुआ है, इतने सारे जेवर वगैरह पहने, जितनी सारी वहाँ पे औरतों की चित्र या स्त्रियों की चित्र पाई गई है उनसे ये अलग है, जिसकी वजह से हम मानते हैं कि शायद मातृ देवी के रूप में इनकी पूजा वहाँ की जाती थी। ये भी मातृ देवी की मूर्ति है। इस तरह की मूर्तियाँ टूटी हुई अवस्था में या कई जगहों में चित्र इनके कई सारे मिले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इनको आद्य शिव के रूप में शायद वहाँ पे पूजा किया जाता था। यहाँ पे एक योगी पुरुष को दिखाया गया है और उनके आसपास में बहुत सारे जानवर हैं, तो ये माना गया है शायद ये पशुपति शिव होंगे जिनकी वो पूजा करते होंगे। ये भी मातृ देवी की मूर्ति है। ये आप देख सकते हैं एक श्रृंगी, जानवरों की भी वो पूजा करते थे, जिसमें कि एक श्रृंगी और वृषभ का बहुत ज़्यादा महत्व था। उनके कई सारे मोहरों में वृषभ का चित्र बना हुआ है और एक श्रृंगी का चित्र बना हुआ है, जिससे पता चलता है कि वो इनकी पूजा किया करते थे। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जहाँ जो भी देश कृषि प्रधान देश होता है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे औरतों को बहुत अच्छा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि हम औरतों को पृथ्वी से औरतों की तुलना करते हैं। वैसे ही शायद वहाँ के लोग भी पृथ्वी को उर्वरता की देवी मान करके उनकी पूजा करते थे, और औरतों के लिए भी यही इज्जत उनके मन में थी, क्योंकि एक स्त्री की तस्वीर मिली है, कई जगह एक स्त्री के चित्र मिले हैं जहाँ पे उसके गर्भ से पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें बताया गया है कि धरती को, यानी कि पृथ्वी को माँ के रूप में उसकी पूजा की जा रही है। इस तरह से एकदम साफ तो नहीं कहा जा सकता है कि वो किस धर्म को मानते थे, पर शायद हम ये सोच सकते हैं, मान सकते हैं कि इन तरह के उनके देवी देवता रहे होंगे जिनकी वो पूजा करते होंगे, क्योंकि कोई ना कोई एक शक्ति तो
होता ही है, जिनकी आराधना हर लोग करते हैं, सब चाहते हैं कि उनको खुश रखा जाए। जैसे उनको जितना ज़्यादा खुश रखा जाएगा हम उतने ज़्यादा खुश रहेंगे, सुखी संपन्न रहेंगे। अब नेक्स्ट मैं कुछ और टॉपिक्स लेना चाहती हूँ, उसके बाद मैं हड़प्पाई पतन यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ, इसके बारे में बताऊंगी। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, बोर्ड्स एग्ज़ाम में कई बार इसका क्वेश्चन, हालांकि 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये है कि कनिंघम का भ्रम क्या था। कनिंघम जो कि 19th सेंचुरी में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत 6th सेंचुरी BC से लेकर के 4th सेंचुरी BC के मध्य में के बीच में हुआ है। और उनकी जो रिसर्च वर्क चल रहा था, उनका जो इस चीज़ पे रिसर्च चल रहा था, उनका सोर्स था चाइना से जो आए हुए बौद्धिस्ट जो थे, यानी कि बौद्ध पिलग्रिम्स थे, बौद्ध तीर्थयात्री थे, उनके द्वारा छोड़े गए जो वृतांत थे, उन्होंने जब आए यहाँ पे और जब उन्होंने अपने इंडिया के बारे में जो लिखा, चाइनीज़ बौद्धिस्ट, उनके वृतांत के जरिए ये इनका मतलब मेन सोर्स जो था कनिंघम का वही था, उनके रिसर्च का सोर्स। ये बात तो मानी हुई है कि लिखित साक्ष्य को सब लोग सबसे अच्छा समझते हैं और लिखित साक्ष्य ही सबसे सटीक भी माना गया है। कनिंघम महोदय का भी यही था, लिखित साक्ष्य को ही वो लेकर के चल रहे थे। कुछ ऐसे अननोन चीज़ों की तरफ जा कर के फिर से रिसर्च करना शायद उनको पसंद नहीं रहा होगा। कई बार बहुत पुरानी मुहरें उनको मिली। एक ब्रिटिश ने एक बार उनको बहुत पुरानी मुहर ला करके दी, उनको पता लगाने के लिए कहा कि ये किस समय का है, लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने उस मुहर को अलग कालखंड का बताया, जबकि ये मुहर हड़प्पाई मुहर थी। उनका मानना था, कनिंघम महोदय का मानना था कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत 6ठी से 4थी सदी ईस्वी पूर्व में हुई है। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2 है इसी में से कि चूँकि भारतीय सभ्यता की शुरुआत सिंधु घाटी के तट पर हुई है, लेकिन भ्रमित होकर के कनिंघम महोदय ने हम लोगों को, पूरी दुनिया को ये बताया कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत गंगा नदी के तट से हुई है, और इसकी वजह से सारे दिग्भ्रमित हो गए। शायद इन बातों का पता बहुत पहले ही चल जाता यदि कनिंघम महोदय ने उन मुहरों को, जो कि हड़प्पाई मुहरें थी, उसका पता लगाने की कोशिश की होती। खैर, बाद में फिर सर जॉन मार्शल ने इसका बीड़ा उठाया और फिर उनके शागिर्द में, मतलब उनके कई सारे शागिर्द बने, जैसे कि राखाल दास बनर्जी और बहुत सारे और भी, और इस तरह से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला। एक और टॉपिक है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ इसमें कि क्या हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक थे। मैंने इतने चीज़ों के बारे में आपको बताया, आपको क्या लगता है, क्या हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक था, कोई राजा थे? क्या कोई एक राजा थे? क्या कोई दो राजा? दो राजा कहने का मतलब है जैसे कि अभी की जो इंडियन सिस्टम है, जिसमें कि एक केंद्र में सरकार है और दूसरा राज्य में सरकार है, और दोनों मिलकर के पूरे देश को की व्यवस्था को, राज्य की व्यवस्था को, देश की व्यवस्था को बनाते हैं। क्या वो सिस्टम था, या कोई वहाँ पे शासक ही नहीं थे? ये क्वेश्चन आता है बच्चों कि वहाँ पे कैसी शासन व्यवस्था थी। कुछ विद्वानों ने कहा है कि वहाँ एक शासक थे, कुछ विद्वानों ने कहा है कि वहाँ पे द्विशासक व्यवस्था थी, यानी कि जैसे केंद्र और राज्य में बताया, और किसी ने कहा है कि नहीं थे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको प्रमाण देना चाहती हूँ कि शासक तो वहाँ रहे ही होंगे, क्योंकि इतने अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से पूरे शहर को बसाया गया था। वहाँ की ईंटों का जो अनुपात है, हर जगह में एक ही अनुपात में पाया जाना, बाट का एक ही तरह का हर साइड्स में पाया जाना,
इतने अच्छे तरीके से व्यापार का होना, इन सब बातों से के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ शासक व्यवस्था तो जरूर रही होगी। यहाँ पे निष्कर्ष आपको निकालना है बच्चों, निष्कर्ष आपको देना है। आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपसे पूछा जाएगा कि आपके हिसाब से क्या है, कैसी शासक व्यवस्था थी। आपके पास तीनों पॉइंट्स हैं, आप तीनों पॉइंट्स को करिएगा और निष्कर्ष में आप अपने तरीके से बताइएगा। ये मत लिखिएगा मेरे हिसाब से कि वहाँ शासक व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि प्रमाणित करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं इसके लास्ट टॉपिक पे पहुँचती हूँ, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के पतन की ओर हमें ले जाता है, यानी कि डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कैसे इसका पतन हुआ? इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने बड़े बड़े साइट्स, दूसरे देशों से कनेक्शन, उसके बाद कैसे ये इसका पतन हुआ? तो ये कहना गलत होगा कि शायद 1 साल में या 2 साल में ही इसका पतन हो गया। धीरे धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन पतन की ओर अग्रसर हुआ था। बहुत सारी बातें शामिल होकर के इस पतन की कारक बनी है। जैसे कि कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शायद वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होने के कारण, जंगलों का कटाव होने के कारण, क्योंकि बहुत सारे आप अभी के समय में देख सकते हो कि किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और जंगलों को काट करके वहाँ पे शहर बसा दिया जा रहा है। उस तरीके से शायद वहाँ पे भी होने लगा होगा, जिसकी वजह से वातावरण टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। जो पहले जैसा टेम्परेचर था उसके हिसाब से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, और जिसकी वजह से वहाँ पे पतन की ओर अग्रसर हड़प्पन सभ्यता हुआ। दूसरा ये है कि शायद जो नदियाँ थी वो नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया। जो नदियाँ अपने दिशा में जा रही थी वो परिवर्तन करके शहर की ओर आ गई, जिसकी वजह से फ्लड की वजह से, बाढ़ की वजह से शायद बहुत सारे साइट्स बह गए होंगे और लोगों को वहाँ से अलग जाना पड़ा होगा, दूसरे जगह पे जाना होगा और पड़ा होगा, और धीरे धीरे वो वहाँ से हटते चले गए। तीसरा, पहला मैंने आपको बताया कि सूखा पड़ गया होगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से। दूसरा, बाढ़ आ गया होगा। तीसरा, शायद कोई महामारी हुई होगी। अब महामारी को समझना अभी के समय में हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोरोना महामारी अभी चल रही है और हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से ये काल का ग्रास बन करके आया हुआ है ये महामारी, और सबको कैसे अपने अंदर डालते जा रहा है, निगलते जा रहा है। शायद इसी तरीके से वहाँ पे भी ऐसा ही कोई महामारी हुआ होगा। तीसरा और नेक्स्ट ये जो है कि कोई दूसरे जैसे आर्य आए होंगे शायद वहाँ पे, और उनका युद्ध हुआ होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के साथ, और युद्ध में धीरे धीरे पतन की ओर ये अग्रसर हुए। जैसा कि हम आर्य सभ्यता में इंद्र को पुरंदर कहते हैं, इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर का मतलब होता है पुर, यानी किले को ध्वस्त करने वाला। तो आखिर कौन सा ऐसा पुर या कौन सा ऐसा दुर्ग या कौन सा ऐसा किला था जिसे इंद्र ने ध्वस्त किया था? शायद ये दुर्ग हड़प्पाई दुर्ग ही होंगे, जिसको आर्यों के जो देवता हैं इंद्र ने ध्वस्त किया होगा और अपने आप को राजा घोषित किया होगा। एक ये भी कारक हो सकता है। आइए मैं आपको कुछ इसके स्लाइड्स दिखाती हूँ। कुछ स्लाइड्स के माध्यम से, कुछ चित्रों के माध्यम से मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद की स्थिति है। ये साइट्स को देखिए, ये कैसे उजड़ा हुआ सा जगह दिख रहा है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे यहाँ सभ्यता में कैसी विकसित सभ्यता थी। ये आप सोच सकते हैं, थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए कि कैसा पहले था और अब ये कैसा हो गया है। ये मोहनजोदड़ो से मिले हुए कुछ चित्र हैं जिसमें कि बहुत सारे नरकंकाल आपको नज़र आ रहे हैं। शायद युद्ध के दौरान ये मारे गए होंगे और उसी अवस्था में पड़े होंगे, ऐसा माना जाता है। ये अभी का साइट है। बाद में जब इस साइट को देखा गया, खोजा गया, उस समय इस अवस्था में मिला था। इस तरह से हमारा ये चैप्टर आज ख़त्म हुआ। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स
शायद रह गए होंगे। बाद में मैं कभी अगर आप चाहें तो मैं इसके छोटे छोटे वीडियोस बना के आपके पास सेंड किया करूँगी। लेकिन मेरी आपसे आग्रह है बच्चों कि प्लीज़ आप मेरे इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिए, पेशेंस के साथ देखिए, और जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है वो क्वेश्चन प्लीज़ आप पूछिए मेरे से, ताकि मैं एक अलग वीडियो बनाऊं जिसमें सिर्फ आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। वो वीडियो सिर्फ आपके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए बना होगा। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।